आप सभी का स्वागत है सेकेंड पार्ट में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर को कवर कर रहे हैं। इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी 2.5 साल के बाद यूक्रेन जाते हैं, तो इसलिए हमें पूरा चीज समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। In the first part, we have covered the basic background about Cold War politics, how NATO has been constantly expanding eastward, what was the significance of the 2008 Bucharest summit, NATO summit, 2008 में जॉर्जिया में प्रॉब्लम क्रिएट करना, 2013 यूरोमैदान प्रोटेस्ट इन यूक्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम विक्टर यानुकोविच टू पेट्रो पोरोशेंको, और उसके बाद 2019 में जब जेलेंस्की पावर में आए तो किस तरीके से नाटो और यूक्रेन के रिश्ते और इंप्रूव हुए, जिसकी वजह से पुतिन को पैनिक हो रहा था। अगर आपने ये पहली पार्ट देख लिया है तो आज के इस पार्ट में हम लोग बेसिकली 3 चीज कवर करेंगे। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस वॉर का इंपैक्ट दुनिया में क्या है। सो फर्स्ट वील कवर द इंपैक्ट। सेकेंड, व्हाई यूक्रेन मैटर्स फॉर रशिया, कि रशिया और इनफैक्ट पुतिन हैज वेटेड फॉर सो मेनी ईयर्स। उस समय लगभग 14 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया, लेकिन फाइनली यूक्रेन के लिए पुतिन ने एक फुल स्केल वॉर लॉन्च कर दिया है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूक्रेन? एंड थर्ड, व्हाई पुतिन फेल्ट सो कॉन्फिडेंस कि वो इस तरीके का वॉर कर सकते हैं और सक्सेसफुली इससे निकल के आ भी सकते हैं। बिकॉज वॉर लेने का डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है। once you are sure, once you are confident, then only you can go with war. So what added to the confidence of Putin? From where Putin got confidence? So these 3 things we'll try to deconstruct in this part. और आपको पता है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीटली इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, व्हाई पीएम मोदी इज विजिटिंग टू यूक्रेन एंड व्हाट द फ्यूचर ऑफ इंडिया is with respect to Russia and Ukraine. So third part will come soon, but second part को हम लोग start करते हैं। इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम लोग impact. What has been the impact of this entire thing? पहला impact है 3F crisis का, food, fuel and fertilizer। आपको पता है जो रशिया है तो वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशिया के पास नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा रशिया प्रोड्यूस करता है जिसके ऊपर इंडिया की भी डिपेंडेंसी है। अगर फूड की बात करें तो व्हीट रशिया यूक्रेन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न, ये भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो जिस समय से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, 3F क्राइसिस पूरी दुनिया में परपेचुएट किया है। खासकर जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं जिसकी हमेशा इंडिया बात करता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा सफर कर रहा है इस 3F के प्रॉब्लम से। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज, और द फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ दिस वॉर इज 3F। सेकेंड, ये सेकेंड प्रॉब्लम सी राजा मोहन ने अपने एडिटोरियल में इंडियन एक्सप्रेस में कहा था कि इस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद न्यूक्लियर आर्म्स रेस होने की चांसेस बढ़ सकती है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होने की चांसेस बढ़ सकती है। आप खुद समझिए, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या रशिया कभी भी अटैक करता? कभी नहीं अटैक कर सकता, बिकॉज वंस यू हैव अ न्यूक्लियर वेपन यू क्रिएट डेटरेंस, यू डेटर द एनिमी टू गो अगेंस्ट यू, टू अटैक यू। तो अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता, जो पहले था लेकिन यूक्रेन ने रशिया को दे दिया, बिकॉज ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि रशिया और यूक्रेन जो एक तरीके से भाई भाई का रिश्ता है वही अटैक कर देगा। तो अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो रशिया वुड हैव एवर नेवर थॉट ऑफ अटैकिंग यूक्रेन। तो अब आप सोचिए, आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, अनअकैडमी आईएएस इंग्लिश मीडियम के बैचेस ऑफलाइन में करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के बैचेस ऑफलाइन में मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के ब्रांच में हमारे ऑफलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको तमाम तरीके के रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स, इसके अलावा स्कॉलरशिप, अपकमिंग बैचेस, ऑप्शनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑल एज इट इज अनअकैडमी ऐप पे आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप टू गेट ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच इज हैपनिंग एंड ऑफर्ड बाय अनअकैडमी आईएएस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ। क्या जापान को न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए होगा, कल को चाइना अटैक कर दे? क्या साउथ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, कल को नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे? क्या ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए होगा, कल को चाइना अटैक कर दे? बिकॉज आज
जो ये मिथ था कि 21st सेंचुरी में इस तरीके का वॉर नहीं हो सकता है, वो मिथ तो टूट गया। यूक्रेन को अमेरिका ने कहा कि मैं बचाऊंगा, बट बचाया कहां? वॉर तो हुआ। आज यूएस कह रहा है जापान को मैं बचाऊंगा, कल को चाइना अटैक कर देगा, फिर क्या आप खाली वेपन भेजोगे? मतलब कि न्यूक्लियर वेपन के बिना आपकी सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर जापान की बात करें, ये एशिया में खासकर जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, क्या इनको नहीं चाहिए? सो दैट्स व्हाई सी राजा मोहन सेज कि नाउ these countries have also started to go beyond that Lakshman Rekha and get those nuclear technology, nuclear weapon in order to create deterrence. थर्ड, मल्टीलैटरलिज्म कहां है? प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन का स्पीच। वेयर इज यूएन? देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट वेयर इज यूनाइटेड नेशंस? आज इतनी प्रॉब्लम है, 3F का क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम, बट कहां है यूएन? कहां है परमानेंट 5 कंट्रीज? परमानेंट 5 के इनफैक्ट एक कंट्री आपस में ही लड़ रहा है, रशिया लड़ लिया। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की वजह से कितने लोग इनोसेंट मर रहे हैं, कहां है यूनाइटेड नेशंस? सो मल्टीलैटरलिज्म जो 1990s के बाद स्टार्ट हुई थी, अच्छे सेंस में WTO बना था, आज मल्टीलैटरलिज्म डिक्लाइन है और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री वो बढ़ रही है। इसीलिए इस तरीके के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। सो याद रखना, मल्टीपोलर वर्ल्ड है आज, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड इज अ वेरी गुड थिंग। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, पावर डेमोक्रेटाइजेशन इज देयर, but a multipolar world order in absence of multilateral institutions is the greatest problem which we are facing. कि आज आप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तो है, बट आपके पास मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जहां पे ये लोग बात करें वही नहीं है आपके पास। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम। रिटर्न टू यूरोसेंट्रिज्म, अगेन सी राजा मोहन इन राजा मंडला आर्टिकल आर्ग्यूज की यूरोप जो है, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वॉर में सारा लड़ाई तो यूरोप में चल रहा था। एक तरफ हमने पहले पार्ट में बात भी किया, एक तरफ सोवियत, दूसरे तरफ वेस्ट यूरोप, और बीच में सेंट्रल स्टेट जो बफर की तरह थे। तो ये पूरा लड़ाई नाटो वर्सेस वार्सो पैक्ट का ये यूरोप में था। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तब यूरोप शांत पड़ गया। यूरोप को लगा अब तो लड़ाई यूरोप में हो ही नहीं सकता है, यूरोप इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, देयर इज नो पावर पॉलिटिक्स इन यूरोप। अब तो पॉलिटिक्स कहां चल रहा है? मिडिल ईस्ट में, इंडो पैसिफिक में। सो यूरोप इज अ हेवन। यूरोप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रडार से बाहर हो गया। अब जियो पॉलिटिक्स कहां था? मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान साइड और इंडो पैसिफिक में रिसेंटली। बट इस वॉर से नाउ अगेन दैट सेंट्रलिटी ऑफ यूरोप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज केम बैक। जिस यूरोप को हम भूल चुके थे, आज इस वॉर की वजह से यूरोप अगेन रेलेवेंट हो चुका है। और इसी को सी राजा मोहन कुछ दिन पहले भी कहते हैं कि दैट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू एनालाइज द प्राइम मिनिस्टर मोदीज constant visit to Europe, back to back, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो वेस्ट में है, उन जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उनके साथ एफटीए की बात हो रही है। फ्रांस के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, मैक्रोन साहब आए भी थे लास्ट ईयर। सो यूरोप जो है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इस पूरे आर्किटेक्चर से बाहर हो गया था, नाउ बिकॉज ऑफ दैट it has got its oxygen, and now it has again got that kind of a centrality when it comes to international geopolitics. और ये सब देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रिया प्राइम मिनिस्टर मोदी, पॉलिश पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ बात, एंड यूक्रेनियन जेलेंस्की के साथ अभी रिसेंटली ये मिले। अमेरिकन डोमिनेंस, आप देखिए यूरोप जो है वो तो कोल्ड वॉर के समय, ये नाटो वैटो किसने बनाया है? यूएस ने बनाया है। बिकॉज यूएस जो है वो ग्लोबल लीडर है, हेजमन है, और हेजमन बनाने के लिए, हेजमन बनने के लिए आपको इस तरीके के डोमिनेंस को चारों तरफ फैलाना होता है। अब आप बताइए कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, कौन पैनिक में है? जितने भी और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, पोलैंड, हंगरी, ये सब पैनिक में आ चुके हैं। जर्मनी पैनिक में आ चुका है। तो पूरा यूरोप का जो ईयू वाला पार्ट है, यूरोप यूनियन वाला, वो तो डर गया है। अभी यूक्रेन है, कल को पुतिन किसी और कंट्री पर अटैक करे तो इनको सहारा कौन देगा? अमेरिका। So now the influence of America in Europe is proportionately going to increase. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी तक अमेरिका यूरोप को कहता था कि आप चाइना के अगेंस्ट खड़े हो, लेकिन यूरोप कहता था कि नहीं भैया, आपके पावर पॉलिटिक्स में हमें नहीं आना है। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग ट्रेड विद चाइना, आई डोंट नीड योर दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, रेटोरिक्स। आज इसी यूरोप को अब अमेरिका का हर बात मानना पड़ेगा।
because now America is ensuring the security of Europe. So now the American influence, तो अब यूरोप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, बिकॉज अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस। और जब ट्रंप पावर में आएंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। सो अमेरिकन डोमिनेंस ओवर द यूरोपियन पॉलिटिक्स हैज और इज गोइंग टू इंक्रीज। अ हैप्पी चाइना, चाइना को और क्या चाहिए था यार, चाइना के लिए तो बेस्ट है अभी। आप देखिए एक तरफ जियो पॉलिटिक्स इंडो पैसिफिक तो हम भूल ही गए हैं, क्वाड वॉर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज रशिया यूक्रेन की बात हो रहा है, इजराइल हमास की बात हो रहा है। सो चाइना जो है, जो इतना ज्यादा हॉट बेड बन गया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी, क्वाड, मालाबार, आज तो कोई चाइना की बात ही नहीं कर रहा है। आप देख लो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में चाइना के ऊपर कोई एडिटोरियल आया भी नहीं है। सो चाइना यही चाहता था कि भाई कुछ दिन शांति तो दे दो, हर दिन चाइना चाइना किए हुए हो आप लोग। सो दैट्स व्हाई चाइना इज हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत खुश है वो। थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस, क्योंकि आपको पता है पुतिन साहब ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन को भी यूज किया जा सकता है कि अगर आप मुझे इतना प्रोवोक करोगे। सो पुतिन वार्न्स अगेंस्ट दैट रशिया इज रेडी टू यूज न्यूक्लियर वेपन इफ इट्स सॉवरेनिटी इज थ्रेटेड। और 1945 के बाद जब ये न्यूक्लियर वेपन्स आए थे, पहली बार कोई P5 कंट्री ने इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन यूज करने की धमकी दी थी, धमकी दी है। सो दिस शोज अ वेरी सिंबॉलिक, ऑल्दो ही इज नॉट गोइंग टू यूज इट, बट आप बोल ही रहे हो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन, यू नो दैट दीज आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप बोल भी रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बार कहा है कि धमकी देना, बात भी करना, दैट शुड बी नेवर एवर एक्सेप्टेबल from any well-responsible country, and especially a member of permanent five in the United Nations Security Council. जियोपॉलिटिकल कंपल्शन, कंपल्शन क्या है? अगर आप इस मैप को देखें, आप देख सकते हैं रशिया बहुत ही लेंथ वाइज बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन रशिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रशिया के वेस्ट में रहता है। आप देख सकते हैं मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, वोलोग्राड, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज, मैक्सिमम पॉपुलेशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सब आपके वेस्ट में है। और अगर आप ईस्ट की बात करें, जो डेजर्ट है वो खाली पड़ा है, नॉर्थ खाली पड़ा है, साउथ में बहुत कम लोग हैं, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन रशिया के वेस्ट में है। आप समझ लीजिए इस तरीके से कि अगर इंडिया का कैपिटल पंजाब होता, जो पाकिस्तान के बगल में है, तो कल को कभी भी पाकिस्तान वहां से अटैक कर सकता है, तो आप तो डरोगे। यही रशिया के साथ प्रॉब्लम, क्योंकि रशिया का जो लगभग सारा मेजर सिटीज, मेजर पॉपुलेशन है वो वेस्ट में है। और अगर वेस्ट में सारे कंट्रीज जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो नाटो ज्वाइन कर लेंगे, तो ये रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज कल को नाटो वहां पे एक मिसाइल लगा देगा जो मॉस्को पहुंच जाएगा 5 मिनट में, 2 मिनट में। और ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज जो रशिया के बॉर्डर में है, हमने देखा था लास्ट पार्ट में, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, हंगरी, बहुत सारे कंट्रीज जो बॉर्डर में हैं वो सब ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहला रीजन है जियो पॉलिटिकल कंपल्शन, रशिया के लिए बहुत जरूरी है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो नेबर हैं, उनको अपने इन्फ्लुएंस पे लेना, बट निकल ही रहा था। फिनलैंड भी ज्वाइन कर लिया। आप इस मैप पे देख सकते हो फिनलैंड कितना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और सेंट पीटर्सबर्ग के कितना करीब है। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया ज्वाइन कर चुके हैं। बेलारूस अभी भी रशिया के कंट्रोल में है। अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता तो आप सोचिए क्या होता फिर। इसीलिए रशिया के लिए पहला है कि अपने वेस्ट में बफर बना के रखो। दूसरा है जो रशिया बोलता है प्रेडेटरी जियोपॉलिटिक्स। प्रेडेटरी मतलब एक तरीके से होता है ना, प्रेडेटरी एक तरीके को किसी को फंसाना। यार रशिया का कहना है कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, आप नाटो को रखे क्यों? और नाटो को रखे हो तो एक्सपैंड मत करो। व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस? नाटो, क्योंकि आपको पता है, कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है और यूनाइटेड नेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब रशिया कहता है कि जब यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था है, यूएनएससी जैसी प्लेटफॉर्म है जो डिफेंस और सिक्योरिटी का काम इंश्योर करती है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ सच काइंड ऑफ मिलिट्री ब्लॉक? ये क्यों जरूरत है मिलिट्री ब्लॉक? और ये जो आप इस तरीके से प्रोवोक करते हो कॉन्स्टेंटली नाटो को एक्सपैंड करके, इसी को वो लोग कहते हैं प्रेडेटरी जियोपॉलिटिक्स। और इसीलिए रशिया ने कहा कि आई एम बाउंड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड हेंस आई एम जस्टिफाइड इन इन्वोकिंग दिस और लॉन्चिंग दिस फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन।
थर्ड रीजन इज रशिया का सुपर पावर इमेज। ऑल्दो रशिया तो सुपर पावर था कोल्ड वॉर के समय, उसके बाद सोवियत कोलैप्स हुआ, रशिया पेरिफेरी में चला गया, बट रशिया हैज बीन अ सुपर पावर। और जब रशिया सोवियत यूनियन का लीडर था, सेकेंड लीडर यूक्रेन था। यूक्रेन वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री आफ्टर रशिया इन सोवियत यूनियन। तो आप सोचिए, सोवियत यूनियन का सबसे प्रमुख कंट्री आफ्टर रशिया, वो अगर नाटो ज्वाइन कर लेता, तो क्या ये पुतिन और रशिया के लिए ह्यूमिलिएशन नहीं होता? आप समझिए ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त, जो आपका एक तरीके से भाई है, वो ज्वाइन कर ले एनिमी को, आप कभी होने दोगे ऐसा? सो दैट्स व्हाई यूक्रेन वाज नॉट अ स्मॉल कंट्री इन द सोवियत। यूक्रेन वाज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पॉपुलस कंट्री ऑफ सोवियत। दैट्स व्हाई रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अपने सुपर पावर इमेज को बचाने के लिए, इसलिए यूक्रेन सेंसिटिव था पुतिन के लिए। फोर्थ, रशिया आपको पता है एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है। अगर आप रशिया के ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक सी है जो जमा हुआ है, रशिया के साउथ तो बर्फ है, डेजर्ट है, ईस्ट और साउथ, साउथ में तो लैंडलॉक्ड है, ईस्ट पूरा बर्फ है, नॉर्थ में आर्कटिक सी है, वो भी जमा रहता है बर्फ से। एक ही पॉइंट है जहां से रशिया समुद्र से कनेक्ट होता है, वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी के थ्रू रशिया की नेवी, रशिया का ट्रेड, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ब्लैक सी रशिया के लिए बहुत रेलेवेंट है, और अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता तो हो सकता है कल को कि रशिया का एक्सेस ब्लैक सी में ब्लॉक कर सकता था। इसीलिए रशिया ने सबसे पहला चीज किया, अपने ब्लैक सी को सिक्योर किया, और इसके लिए क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, जो हमने बात किया था पार्ट 1 में। क्योंकि रशिया का ब्लैक सी देख सकते हैं, ये ब्लैक सी फ्लीट है, रशिया के बहुत ज्यादा नेवी यहां पे खड़ा रहता है, और यहीं से रशिया मिडिल ईस्ट में, सीरिया वीरिया में ऑपरेट करता है। तो इसलिए ब्लैक सी में एक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था रशिया का इस तरीके से यूक्रेन का इन्वेड करना। तो ये चौथा रीजन है क्यों यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए। ये देख सकते हैं आप ऊपर आर्कटिक सी, साउथ में पूरा काजाख्स्तान, चाइना, ये सेंट्रल एशिया ब्लॉक कर देगा। एक ही रूट है आपके पास जो आपको कैपिटल के करीब है, ब्लैक सी, तो ब्लैक सी से जा सकते हैं ट्रेड करने। और एक और रीजन जो काफी नया रीजन है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम रिसोर्स एक्सपेक्टेड। ये न्यूयॉर्क टाइम का रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं, और द लिथियम रश जो किताब है वैलेटी क्लिफोर्ड का, उसमें भी ये चीज लिखा हुआ है किस तरीके से लिथियम जो है उसका एक सिग्निफिकेंट चंक आपका यूक्रेन में पाया जा सकता है। और नॉट ओनली लिथियम, आप इस मैप को देख सकते हैं, oil and gas, second biggest known gas reserve in Europe. Iron ore, fifth largest exporter of iron ore. 20% titanium, one of the largest distributors of wheat and corn. तो रशिया के लिए इस यूक्रेन का इतना बड़ा रिसोर्स, और खासकर ये लिथियम जिसको हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं, आज जितने भी आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करो, बैटरीज की बात करो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो, सोलर सेल की बात करो, सब में लिथियम चाहिए। That's why lithium is a critical mineral, because it is very very critical for the 21st century technologies. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था रशिया का यूक्रेन में इन्वेड करना। तो ये कुछ रीजंस थे जो आपको जानने चाहिए थे। 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, आपको एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये आना चाहिए। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट में, इस सेकेंड पार्ट के लास्ट एलिमेंट में, कि आखिरकार पुतिन ने 2022 क्यों चुना। जब 2014 में तख्ता पलट हुई थी, आपने क्रीमिया को छीना, ईस्टर्न यूक्रेन को छीना, तो उसी समय पूरा छीन लेते। ये 8 साल आपने वेट क्यों किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, जब आप जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट फैक्टर्स aided Russia's invasion, why Putin became confident in year 2022, why he waited for 8 years. तो 2014 में उसने ट्रेलर दिखलाए, अब उसने फुल मूवी दिखलाए। उसमें सबसे बड़ा रीजन था चाइना, द बैकिंग ऑफ द ड्रैगन चाइना। आप एक बात समझिए, मैंने बात किया पहले पार्ट 1 में, पुतिन 1999 में पावर में आया, सोवियत यूनियन कोलैप्स था, रशिया की इकोनॉमी ठप पड़ी थी। सबसे पहला काम पुतिन ने किया, अपने इकोनॉमी को ठीक किया। उस इकोनॉमी को ठीक करने में जो मदद किया वो यूरोप ने तेल खरीदा, नेचुरल गैस खरीदा, अमेरिका और रशिया के साथ रिलेशन अच्छा था।
2013-14 में जब रशिया की सॉवरेनिटी के ऊपर बात हो गई, तो सबसे बड़ा पता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट देश की क्या है? सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर आपका देश ही नहीं बचेगा तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का करोगे आप? तो जब रशिया के उस सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा पहुंचा तो रशिया ने पहला अटैक किया 2014 में। उसके बाद वेस्ट ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाना स्टार्ट किया, और वेस्टर्न सैंक्शन होता तो है खतरनाक, बर्बाद कर सकता है आपको। तो वेस्ट कंट्रीज ने रशिया के साथ इकोनॉमिक ट्रेड, ये सब चीजें कम कर दिया, बट अभी भी ट्रेड था। यूरोप तेल खरीद रहा था, नेचुरल गैस खरीद रहा था। लेकिन पुतिन को पता था कि अगर यूक्रेन के साथ वो फुल ब्लोन वॉर करेगा तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत भयानक सैंक्शन लगा सकते हैं, और उस सैंक्शन से बचने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। अगर नेचुरल गैस यूरोप नहीं खरीद रहा तो मैं बेचूंगा कहां? अगर यूरोप तेल नहीं खरीदेगा तो मैं बेचूंगा कहां? अगर यूएस मुझे डॉलर में ट्रेड नहीं करने देगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? तो जब तक पुतिन इन चीजों के लिए श्योर नहीं हो जाता तो क्या पुतिन लॉन्च करता वॉर? नहीं। नहीं तो हमको पता है क्या होता, पुतिन की इकोनॉमी क्रैश करती, और फिर पुतिन, रशिया के लोग पुतिन के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले ये पुतिन को इंश्योर करना था कि अगर वेस्ट मुझ पे सैंक्शन लगाएगा भी तो आई कैन इजिली हैंडल दो सैंक्शन। इसीलिए रशिया को पहले और पुतिन को ये श्योरिटी लेना था। 2021-22 में क्या हुआ है, पुतिन और शी जिनपिंग का एक मुलाकात हुआ, और उस मुलाकात में वॉर के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, नो लिमिट पार्टनरशिप साइन किया गया कि इस पार्टनरशिप की कोई अपर लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट, स्काई इज द लिमिट। ये एक तरीके से पता चल गया था कि अगर वेस्ट सैंक्शन लगाएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाइना है ना, नेचुरल गैस तुम मत कर दो, चाइना को बेचूंगा, डिफेंस तुम मत कर दो, चाइना को बेचूंगा, चाइना डिफेंस खरीद भी रहा रशिया से। इंडिया भी मिले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका बीच में बातचीत हुआ होगा कि हाँ हम तेल खरीद लेंगे, तुम करो वॉर। क्योंकि जब तक पुतिन को यह कंफर्म नहीं था कहां से वो पैसा लाता, तो चाइना उसके साथ पूरा खड़ा था, और चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। तो चाइना रशिया के साथ था कि इकोनॉमी की चिंता मत करो, खरीदेंगे हम, आपकी इकोनॉमी चलाएंगे, और इंडिया का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट था ही। तो पुतिन ने फाइनली 2022 में जब उसको श्योरिटी हो गया कि भैया आप सैंक्शन लगाओ, आई कैन हैंडल इट, तब पुतिन ने किया। और भी कुछ रीजन है। पहला, पोलराइजेशन इन वेस्ट। पहले वेस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो वहां पे दो पार्टी है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स। वो दोनों पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, बट आज अगर आप देखोगे अमेरिका, यूके, वो आपस में बहुत बटे हुए हैं, और अगर देश बटा हुआ है तो आपको एक्सप्लॉइट करना ईजी हो जाता है। जैसे एक तरफ ट्रंप जो है वो पुतिन से काफी अच्छा रिश्ता रखते हैं, और जब बाइडेन आता है तो वो पुतिन को किलर कह देता है। तो ये जो डिफरेंस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका फायदा पुतिन को उठाना था। कोविड क्राइसिस, कंट्रीज आपस में अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इकोनॉमिक रेजिलियंस था। रशिया में इकोनॉमी को पुतिन ने काफी अच्छा किया था। हमने बात किया किस तरीके से पुतिन ने डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, उसको काफी ज्यादा बढ़ाया भी था। सो ये सारे रीजंस थे कि पुतिन ने 2022 का मंगल मुहूर्त निकलवा के अटैक किया। तो इस पार्ट में हमने तीन चीज समझा: इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा व्हाई यूक्रेन मैटर्स फॉर रशिया, एंड तीसरा व्हाई पुतिन अटैक्ड इन 2022, व्हाई ही वाज सो मच कॉन्फिडेंस। तो ये अब हमारा एक पार्ट, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, ये एक एलिमेंट था जहां पे हमने इस पूरे वॉर को समझा। अब आएंगे हम लोग इंडिया, और इस पूरे वॉर में इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, इंडिया इस पूरे वॉर को किस तरीके से देखता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या कहना है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन गए हैं, इसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। सो ये हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सो इसको देखने के बाद आपको रशिया यूक्रेन के कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स के बारे में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.